हेलो एवरीवन, वेलकम टू L2A क्लासेस। सो एज वी ऑल नो कि हमारा जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है प्रीलिम्स का वो आउट हो गया है एंड हमारे 28 मई को हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है। तो इसी सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो इस सेशंस में अपलोड करेंगे। तो मैंने आपके साथ लास्ट सेशन में डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस कैसे है एग्ज़ाम के लिए। तो वहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन जो मैंने आपको बताया था वो इन्वायरमेंट में मैंने आपको इंपॉर्टेंट की हाईलाइट पॉइंट्स बताए थे कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बॉडी को डिस्कस करूंगी जिसका नाम है आपका UNCED। ठीक है, अब ये क्या है भाई, इसका बैकग्राउंड क्या है थोड़ा सा हम समझेंगे और फिर डिटेल में हम इस पूरी बॉडी को कंप्लीटली करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर सिचुएशन का टाइम चल रहा है, हिस्ट्री में जाइए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए। तो डेवलपमेंटल इश्यूज चल रहे हैं, पोस्ट वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन चल रहा है। तो अब आप एक बात बताइए, जब भी वॉर होती है तो हर एक लेवल पे इफेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंटल, सोसाइटल, इकोनॉमिकल, हर एक तरीके से। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज था वो चेंज होने लगा एकदम से। आपका टेम्परेचर चेंज, आपका एक डाइवर्सिटी चेंज, हर एक तरीके से क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज। तो कुछ न कुछ उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसी कंटेक्स्ट में हमने पढ़ा भी है, IMF भी बनाया गया, वर्ल्ड बैंक भी बनाया गया। हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना, सेम इसी तरीके से इन्वायरमेंट में आपकी एक बॉडी बनाई गई जो UN की ऑर्गेनाइजेशन थी। तो अब इसमें क्या हुआ थोड़ा सा समझिए। 1992 इज अ वेरी हिस्टोरिकल एंड रिमार्केबल डे बिकॉज 1992 में हमारा अर्थ समिट होता है। ठीक है, अर्थ समिट होता है, कहाँ पर होता है हम सबको पता है। अर्थ समिट हमारा कंडक्ट होता है, ये होता है हमारा रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत सारे अल्टरनेटिव नेम भी हम लोग बोलते हैं, जैसे रियो डिक्लेरेशन, रियो कॉन्फ्रेंस, रियो समिट। ठीक है, बिकॉज रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में ये कंडक्ट होता है। समझ में आया इतना? अब देखिए, ये UNCED बॉडी क्या है, इसका नाम क्या है, इसका फुल नेम क्या है, हम सब में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। इसका फुल नेम है आपका UN समिट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, टोटल आपकी 195 पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं। आप समझ रहे हैं, सबको रिक्वायरमेंट होती है एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो टोटल 195 पार्टीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ये लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एजेंडा के ऊपर, क्या क्या चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना है। तो आफ्टर दैट कंक्लूड व्हाट वी गॉट इन द रिजल्ट, वी गॉट 6 आउटकम्स। हमको क्या मिलते हैं एट द एंड ऑफ द रिजल्ट, हमको मिलते हैं भाई 6 आउटकम्स। क्लियर? अब ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट आउटकम्स है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें देखिए क्या होते हैं, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके 6 आउटकम निकल के आए। इसमें 3 आर दी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, 3 आपके थे डॉक्यूमेंट्स आप समझते हैं ना, एक तरीके से गाइडलाइन, यू शुड फॉलो दीज द गाइडलाइंस एंड दीज आर द क्राइटेरियाज। जो भी हम डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं ना खुद के लिए भी, सेल्फ डॉक्यूमेंट, तो उसी तरीके से 3 हमारे डॉक्यूमेंट्स निकल के आए। क्लियर? अब जो 3 थे इसमें वो थे हमारे कन्वेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो 3 आउटकम्स थे उसको हम कहते हैं लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन। इसको हम लोग बोलते हैं लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन। ठीक है, आपको नेम से समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि ये फॉलो करना है, उनके ऊपर एज अ बाइंड कर दिया। अगर हम हर एक चीज़ फ्री कर देंगे, हर एक चीज़ रिस्ट्रिक्शन से बाहर कर देंगे, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स को हमने एज अ रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह रखा, आप इसको फॉलो करिए, ओबे करिए, और कुछ को हमने एज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स बनाए, जो थे आपके 3 ऐसे आउटकम्स थे जो लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स बन के आए। क्लियर? इतना आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, बैकग्राउंड क्या है, कैसे चला, क्या क्या हुआ, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा समझा। अब हम इसको समझते हैं कि व्हाट आर द 3 डॉक्यूमेंट्स एंड व्हाट आर द 3 लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं, एवरी टाइम आपका न्यूज़ में आता है। तो देखिए यहाँ पे UNCED जो आपकी बॉडी थी, इसके जो डॉक्यूमेंट्स आपके निकल के आए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको बोला रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ, इसलिए अल्टरनेटिव नेम्स हैं इसके। सेकेंड हमारा जो निकल के आया डॉक्यूमेंट, दैट इज एजेंडा 21। व्हाट इज एजेंडा 21, व्हाट इज दैट, ये सब हम समझेंगे। एजेंडा 21 आपका जो आपका रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट निकल के आया, इसके आपके टोटल 27 प्रिंसिपल थे। ठीक है, इसमें कितने आपके प्रिंसिपल निकल के आए, 27 प्रिंसिपल।
इसका आउटकम क्या निकल गया है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट का 27 प्रिंसिपल आए। जो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स भी, हमारे कहीं के भी कॉलेज के प्रिंसिपल्स भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं ना, फॉर व्हाट, किसी की चीज़ के डेवलपमेंट के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए। तो ये जो 27 प्रिंसिपल निकल के आए, इसका गाइड क्या था, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस चीज़ के लिए निकल के आए, ये आपको गाइड करेंगे फॉर व्हाट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब हम इस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं कि चीजें आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। ठीक है, तो फर्स्ट आउटकम इज रियो डिक्लेरेशन, जिसमें आपका एनवायरमेंट के रिलेटेड था, जिसमें मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज द आउटकम। सेकेंड आते हैं हम एजेंडा 21। ठीक है, तो इसमें किस चीज के बारे में बात करी गई, आपका एजेंडा 21 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आई राउट इन द शॉर्ट फॉर्म SD, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर आपके अलग अलग प्लान्स लाए गए, MDG दैट इज मिलियन डेवलपमेंट गोल, उसके बाद आपके और इसके अंदर गोल्स आपके सेट करे गए। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे जब डिटेल में एजेंडा 21 करेंगे, इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन यू कैसे कैसे चीजें बढ़ी। उसके नीचे आपकी एक बॉडी बनाई गई, इसी में बाद में डेवलपमेंट करते करते आपकी एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था आपका UNCSD। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉडी जो आपकी है, UN कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बॉडी आपकी क्रिएट करी गई। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे इसको डिटेल में हम एजेंडा 21 करेंगे, वहां पे आपको बताऊंगी। सेकेंड लास्ट हमारा निकल के आया फॉरेस्ट प्रिंसिपल। तो आपको तो इसके नेम से ही समझ में आ रहा होगा ना, व्हाट इज फॉरेस्ट प्रिंसिपल, टू गाइड फॉर द फॉरेस्ट एंड डेवलपमेंट। ये हमारे थे डॉक्यूमेंट्स, दीज आर द डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए, 3 डॉक्यूमेंट्स निकल के आए थे। क्लियर है? अब इसके अलावा आपके क्या निकल के आए थे, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट इट मीन्स कि दीज आर बाइंडिंग टू द स्टेट कि वी शुड फॉलो। ठीक है, कैसे कैसे, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट को समझते हैं। फर्स्ट वन इज CBD। CBD मीन्स कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सेकेंड इज UNFCCC। इफ यू कैन सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवरी ईयर, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, कहाँ पे होगी, एवरी टाइम क्वेश्चन आता है। सेकेंड है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड थर्ड आउटकम इज, ये आपका डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ये आउटकम निकल के आया था, जिसका नाम है आपका UN कन्वेंशन कॉम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये 3 हमने लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट और बॉडी समझी, दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले CBD में हमारा आता है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। कार्टाजीना प्रोटोकॉल, नेक्स्ट है हमारी HC टारगेट्स एंड लास्ट वन इज नागोया जेनेटिक रिसोर्सेज। अब इसको कुछ आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या है, इनके वर्क किस तरीके से ये बनाई गई हैं। इनका, इस बॉडी का मेन एम, CBD का मेन एम है कंजर्वेशन करना, बायोडाइवर्सिटी को सेव करना, ऐसे शेयरिंग बेनिफिट्स करना जिससे किसी भी तरीके से हमारा लॉस ना हो। तो वही सब चीजें इन सब प्रोटोकॉल्स में लिखी गई हैं। हम डिटेल में CBD को एक्सप्लेन करेंगे, उसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। कार्टाजीना प्रोटोकॉल, HC टारगेट्स, नागोया जेनेटिक, ओवरऑल आप समझिए CBD बॉडी का मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके अलावा सस्टेनेबल यूज, उसके अलावा शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, अब आते हैं अगली बॉडी में। अगली बॉडी व्हाट, दैट इज UNFCCC। UNFCCC क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज। एज नेम सजेस्ट, क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीजें हमें रिक्वायरमेंट है, ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन इन दिस। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कंट्रीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, Annex 1, Annex 2, Annex 3 इस नॉन एनेक्स कंट्रीज, उसके बाद Annex 1, Annex 2 एंड नॉन एनेक्स कंट्रीज। उसके बाद बताया गया कि कौन कौन से 6 लिस्ट हैं, 6 ग्रीन हाउस गैसेज की जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी लेकर आए थे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ पे पहले हमारा क्योटो प्रोटोकॉल था, बाद में इसको रिप्लेस करके पेरिस एग्रीमेंट कर दिया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंप्लीट बॉडी है, इसको हमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका UNCCD। ये क्या है, ये वो बॉडी है जो डेजर्टिफिकेशन से आपका फाइट करेगी। तो इसके लिए पहले जो इसमें जो फंड जो ट्रस्ट करता था वो आपका वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता था, बट नाउ एक अलग से बना दिया गया है GEF, दैट इज ग्रीन इन्वायरमेंट फंड। ये अलग से आपका ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, GEF है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, जो पहले वर्ल्ड बैंक की एंटिटी थी लेकिन अब ये सेपरेट अपनी हो चुकी है, परमानेंट इंस्टीट्यूशन उन्होंने अपना बना दिया है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर
ये हमने यहाँ पर एक जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया व्हाट इज़ UNCED और क्या इसके आउटकम्स निकल के आए, किस तरीके से ये आगे रन किया। तो अब हम आने वाले सेशन में मैं आपको ये कंप्लीट में बताऊंगी व्हाट इज़ UNFCCC, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, कैसे कैसे ये चीज़ें आगे रन ऑन हुई, किस किस तरीके से इसमें किस कंट्री ने कैसे पार्टिसिपेट किया, कितने इसके जब ये स्टार्ट हुआ था कब थे, इसके एम क्या था, क्या क्या चीज़ें थी, तो हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले हम जो बॉडी समझेंगे दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपकी UNFCCC। ठीक है, तो देखते हैं कि UNFCCC क्या है आपकी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना है UNFCCC, नेम से पता चल रहा है थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताती हूँ। तो ये आपकी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है। ठीक है, कहाँ पर अडॉप्ट करी गई थी? फर्स्ट थिंग आपको जो ध्यान में रखना है UNFCCC के लिए, ये क्या है आपकी इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे नहीं करी गई है, इंटरनेशनल। फर्स्ट थिंग इज इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी। फर्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखना है ये आपकी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है। ठीक है, दिस इज क्लियर कि इंटरनेशनल एनवायरमेंटल आपकी ट्रीटी है, जो चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अभी मैंने आपको बताया कि ये अडॉप्ट और कब सिग्नेचर किया गया होगा, किससे निकल के आई है 1992 के कन्वेंशन ने। तो कहाँ से कब ये अडॉप्ट करी गई है, अडॉप्टेड आपकी कब करी गई है 1992 में, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में जो अर्थ समिट हुआ था वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया है, वहाँ से इसको लिया गया है। बट ये फोर्स में उसी टाइम नहीं आई, ये फोर्स में आपकी एंटर करती है, मतलब कब से ये स्टार्ट होती है, आफ्टर 2 years, दैट इज 1994। ठीक है, तो 1994 से हमारी ये फोर्स में आती है और एंटर करती है। क्लियर? अब ये बॉडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको बनाया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्ट क्या है इसको बनाने का, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था हमारा स्टेबलाइज करना। किसको स्टेबलाइज करना है? स्टेबलाइज करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। ठीक है, फर्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को स्टेबलाइज करना है, समझ में आ रहा है। सेकेंड क्या था? एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस कॉजिंग द क्लाइमेट चेंज। दूसरा आप नेम से भी समझ सकते हैं, मैं सिंपल लिख देती हूँ क्लाइमेट चेंज। तो दो चीजें यहाँ पे आपने समझी कि इसका मेन फंक्शन क्या था और क्यों ये बॉडी सेटअप करी गई थी। ठीक है, तो इसके लिए क्या चीज करी गई। अब ये तो हमने इसका आउटकम समझा कि इसका वो समझा फेस कि इसका पर्पस क्या था, क्यों इसको बनाया गया था। अब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कुछ टारगेट सेट करेंगे, कुछ कंट्रीज़ को हम कुछ एग्रीमेंट देंगे कि आपको इतने टास्क कंप्लीट करने हैं। तो सिमिलर यहाँ पर भी किया गया। यहाँ पे क्या किया गया, आपका सेट करा गया लिमिट। क्या किया गया, कैसे हम करेंगे, आप अगर किसी चीज़ को कंट्रोल करना है तो यू हैव टू फिक्स की लिमिट इतनी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पेरेंट्स मुझे 10,000 रुपीज़ एज अ पॉकेट मनी बजट दे रहे हैं तो आई हैव टू सेट कि हाँ 10,000 इज माई बजट। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर हर एक कंट्री के लिए आपका क्या सेट किया गया, लिमिट सेट की गई ऑन द ग्रीन हाउस गैसेस फॉर इंडिविजुअल कंट्री। तो क्या किया गया, जल्दी से लिख लेते हैं, सेट लिमिट ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फॉर इंडिविजुअल कंट्रीज, पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए। ठीक है, जो भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी उन सब के लिए आपका ये लिमिट क्या किया गया, सेट किया गया। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, अब इस कंट्री आपने लिमिट तो सेट कर दिया, ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये बाइंडिंग होगा, उनको मानना ही मानना है, या फिर इन्फोर्सेबल कोई मैकेनिज्म होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो ध्यान में रखना है नो बाइंडिंग एग्रीमेंट, कोई ऐसा बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था कि आपको ऐसा करना ही है। ठीक है, नो बाइंडिंग एग्रीमेंट, और कुछ ऐसा इन्फोर्सेबल मैकेनिज्म भी नहीं था। समझ रहे हैं ना कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ मैकेनिज्म भी नहीं था कि आपको एनी हाउ ये इन्फोर्समेंट करना है, कि आपको ये फॉलो करना है, इस तरीके का भी कुछ इसमें नहीं बताया गया था। ठीक है, बट इसके लिए आपके क्या करे गए थे, कुछ ट्रीटीज साइन करी गई थी। आउटलाइन को हाउ स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रीटीज कैन बी नेगोशिएटेड बाय द पार्टीज टू अचीव द UNFCCC ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बट जो ट्रीटीज थी उनको लीगली इन्फोर्सेबल किया गया, ये चीज तो नहीं किया गया। तो अब क्या किया गया, फिर अब किया गया आपकी कुछ ट्रीटीज करी गई जिनको आपका लीगली इन्फोर्सेबल किया। क्या किया आपका, इनको लीगली इन्फोर्सेबल किया इन ट्रीटीज को। ठीक है, अब इन ट्रीटीज को जो है लीगली इन्फोर्सेबल जो किया गया, तो इन ट्रीटीज को हमने क्या बोला, हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप सबने सुना होगा, इन ट्रीटीज को हम बोलते हैं, कोई बता सकता है कमेंट में मेरे बोलने से पहले, तो प्लीज ट्राई टू आंसर, प्रोटोकॉल्स। क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल्स
एंड एग्रीमेंट, ठीक है, इनको हमने बोला आपका प्रोटोकॉल्स एंड एग्रीमेंट्स, क्लियर। इसको हमने ट्रीटीज को हमने बोला प्रोटोकॉल एंड एग्रीमेंट। तो इसीलिए पहली आपकी एनुअल मीटिंग होती है, यहाँ तक आप समझ गए। 1992 में अडॉप्ट किया गया, 1994 में मैकेनिज्म में आया, तो इसमें कुछ सेट्स किए गए पर्टिकुलर टारगेट इंडिविजुअल कंट्री के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सब आपकी नॉन बाइंडिंग रखी, नो इन्फोर्सेबल मैकेनिज्म रखा, बट कुछ प्रोटोकॉल्स और कुछ आपके एग्रीमेंट जो है लीगली बाइंडिंग इन्फोर्समेंट की गई, जिनको हम बोलते हैं इन शॉर्ट ट्रीटीज, ठीक है। तो पहला कब हुआ, पहला सबमिट कब हुआ आपका, आप सबने पढ़ा होगा, फर्स्ट एनुअल मीटिंग होती है। फर्स्ट एनुअल मीटिंग कब होती है, खुद ही सोचिए, जस्ट एनुअली मीट कब होगा, 1994 में आया है, तो 1995 में हमारी फर्स्ट एनुअल मीटिंग होती है, क्लियर है। 1995 में हमारी फर्स्ट एनुअल मीटिंग होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं कॉप, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी होती है कॉप 1, ये कहाँ पर होगी, कॉप को हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसका जो सेक्रेटेरिएट था वो कहाँ पर था, बून, जर्मनी में, ठीक है। तो फर्स्ट जो है मैंने आपको बताया, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो पहला आपका होता है कॉप 1 जो होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब कहाँ पर होती है ये, किस प्लेस में होती है, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। जो इसका सेक्रेटेरिएट था, हेडक्वार्टर था, वो था आपका, कहाँ पर होती है ये, बोन, जर्मनी में, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी यहाँ पर कंडक्ट होती है। अब इसमें जनवरी में कंडक्ट होती है। इसमें सिग्नेचर कितनी कंट्रीज करते हैं, सिग्नेचर और रेक्टिफाई, दो टर्म होते हैं यहाँ पे, इसको आपको समझाती हूँ अभी मैं। सिग्नेचर जो कंट्रीज करती हैं वो होती हैं 165 कंट्रीज एग्री कर देती हैं, और टोटल रेक्टिफाइड होती हैं 197, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो 197 और 160 इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपकी होती है कॉप 1, फिर ऐसे ही आपकी कॉप 2 होती है, कॉप 2 होगी, फिर कॉप 3। तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। कॉप 2 होती है आपकी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, आफ्टर दी 1 ईयर, दैट इज फ्रॉम 1996। तो ये कहाँ पे होती है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में होती है, क्लियर है। उसके बाद होगी कॉप 3। तो कॉप 3 कहाँ पे होती है, कोइटो, जापान में। तो यहाँ से हमारा मेन गेम शुरू होता है, कोइटो, जापान से। यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होते हैं। कोइटो, जापान में होती है आफ्टर दी 1 ईयर, दैट इज 1997, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मैंने आपको दिया, व्हाट इज UNFCC, व्हाट इज कॉप। तो इन दी नेक्स्ट सेशन मैं आपके साथ आगे को कंटिन्यू करूंगी, और पूरे जो रेस्ट अपार्ट बॉडीज़ हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो आप कमेंट में जरूर सजेस्ट करना कि इट विल ओके और नॉट, और क्या आप इसमें जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इन डिटेल। सो थैंक यू।